Assalamu alaikum student. In this video you will learn about properties of four-sided figures, learn about properties, types and more. So let's get started. Student learning outcomes देख लेते हैं. Recognize the kind of quadrilaterals. Quadrilaterals ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड्स होती हैं. उसमें कौन कौन सी फिगर्स आएंगी? स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट. लेकिन इस चैप्टर में हम जो फिगर्स डिस्कस करेंगे वो पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम को डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है. तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को. स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, एंड क्लासीफाई दोज यूजिंग पैरेलल साइड्स. और हम देखेंगे कि उसमें पैरेलल साइड्स कितनी हैं, इक्वल साइड्स कितनी हैं, इक्वल एंगल्स कितने हैं. और इसमें आपको एक फिगर गिवन होगी, वो पैरेललोग्राम हो सकती है, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकती है, और उसमें आपको एंगल्स कैलकुलेट करने होंगे. सेकंड जो लेसन है इस चैप्टर का, चैप्टर 12, उसमें यूज़ प्रोटेक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. एंड व्हेन लेंथ ऑफ साइड्स आर गिवन, हमें साइड्स गिवन है और हमने कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, लेसन 1. Properties of four-sided figures. Lesson 1. Properties of four-sided figures. The following shapes are four-sided figures: parallelogram, rhombus and trapezium. ये तीनों साइड्स four-sided figures में हैं. तीनों की साइड्स भी इक्वल है, फोर साइड्स है, एंगल भी इक्वल है. इसके भी एंगल 4 हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4. एंगल कैसे बनते हैं? जब टू लाइन्स, जैसे ये टू लाइन्स है, ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा. इसमें 4 एंगल्स हैं, रोम्बस में 4 एंगल्स हैं, ट्रेपेजियम में 4 एंगल्स हैं, साइड्स भी सेम है. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस शेप्स? इस शेप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम है? हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसे ये जो फिगर्स हैं वो आपस में डिफरेंट है. Okay, first of all we will discuss parallelogram. फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, जैसे ये दोनों इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे कि रेक्टेंगल के केस में होता है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. और ये AD लाइन है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो BC होगी. रेक्टेंगल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइन थोड़ी सी टिल्ट होती है, टेढ़ी होती है. अच्छा, AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर. पहले देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन जब उसको एक्सटेंड करें, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो ये पैरेलल लाइंस है. दो अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है ना तो वो पैरेलल है. लेकिन अगर लाइंस इस तरह से होंगी तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ये पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं आते. ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. AB एंड DC आर पैरेलल. ये AB एंड DC are parallel and AD and BC are parallel to each other. The opposite sides are parallel to each other. A parallelogram has two pairs of parallel lines. टू पेयर्स कैसे होंगे? जैसे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एक पेयर होगा, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो ये भी एक पेयर होगा. तो ये टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस है. ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि पैरेललोग्राम में कितने पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होती है? टू पेयर्स. अब इसमें इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हुई है. मेक 2 कॉपीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट देम आउट. मार्क आउट द एंगल्स ऑन बोथ पैरेललोग्राम एज शोन. पैरेललोग्राम में ना इसमें जो एंगल्स है, जैसे पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल्स 4 बन रहे हैं, A, B, C एंड D. अब ये इसमें इस फिगर में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. A का ऑपोजिट एंगल C है और B का ऑपोजिट एंगल D है. जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल D होगा. अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, एक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है. कट द फर्स्ट पैरेललोग्राम इनटू 2 पीसेस. अब इसको, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम को हम 2 पीसेस में कट करेंगे. उसके बाद ये जो AB एंड DC, और फिर हम जो नीचे वाला पेज है उसको टर्न करें. C एंगल इधर आएगा और D एंगल इधर आएगा. तो इसमें देखिए A और C आपस में इक्वल है एंड B एंड D आपस में इक्वल हैं. तो इसका मतलब कि A और C एंगल सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी पैरेललोग्राम में, और B एंड D एंगल सेम होंगे. कट द कॉर्नर ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम. अब इसके कॉर्नर्स को
कट द कॉर्नर्स ऑफ द सेकेंड पैरेललोग्राम। अब इसके कॉर्नर्स को कट करें ए बी सी एंड डी। इसके कॉर्नर्स को कट करें तो ए और बी को अगर हम मैच करें तो ये हाफ एक सर्कल बन रहा है। इसका मतलब ए और बी एंगल, इन दो एंगल्स को, ये जो हाफ सर्कल होता है ना, जो फुल सर्कल होता है उसमें जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 अगर हम इसको हाफ करेंगे तो 360 का हाफ क्या होता है, 180 होता है। तो ये जो हाफ सर्कल का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ए और बी को अगर हम दोनों एंगल्स को ज्वाइन करें तो ये हाफ सर्कल बन रहा है। ए और बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए और डी को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल डी और सी को ऐड करेंगे, वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। बी और सी को ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। डू द सेम फॉर सी एंड डी। सी और डी को ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन्होंने यहाँ पे रीजन पे दी हुई है, द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेलल साइड है, इस पे जो ये डी एंगल और ए एंगल बन रहा है, जब उसको सम करते हैं ना तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लें। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वली लेंथ, दोनों की इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, इन दोनों की लेंथ सेम है और इन दोनों की लेंथ भी सेम है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स है, जैसे ए का ऑपोजिट एंगल सी है, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड बी का ऑपोजिट एंगल डी है और ये दोनों सेम होते हैं। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये टू पैरेलल साइड है और इस साइड पे ये वाला एंगल बन रहा है और इस लाइन में ये वाला एंगल बन रहा है, तो जब इसको सम करेंगे तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, जब उसको सम करते हैं तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इस क्वेश्चन में देख लें, हमें कुछ फिगर्स गिवन है और इसमें हमने एंगल्स को कैलकुलेट करना है। इसमें हमें जो फर्स्ट फिगर गिवन है, फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन द पैरेललोग्राम। हमने अननोन एंगल कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि इस फिगर में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम है। अगर हमने एंगल एक्स कैलकुलेट करना है तो एंगल 50 जितना होगा एंगल एक्स भी उतना ही होगा। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री। एंगल वाई अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, जब उसको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इन दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। 180 में से, टोटल एंगल में से अगर 50 डिग्री माइनस हो जाएगा तो एंगल वाई आ जाएगा। तो एंगल वाई के लिए 180 में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री, तो एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी। आगे फिगर, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड एंगल एक्स। ओके, इसमें एंगल एक्स हमने कैलकुलेट करना है। ये वाला एंगल जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, इतना सा एंगल। अगर हमने इतना सा एंगल कैलकुलेट करना है तो हम देख लेते हैं। ABCD हमें पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम हमें गिवन है। ओके, एंगल BCD इक्वल है एंगल BAD के। अब BCD है तो इसमें C जो दरमियान में जो एंगल है ना, C, उसकी बात हो रही है कि C एंगल और ये जो एंगल, इसमें एंगल A है दरमियान में, तो C एंगल और A एंगल C और एंगल A किसके इक्वल होगा। अगर ये पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल A भी 110 है तो एंगल C भी कितना होगा, 110 डिग्री। और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं कि ये 110 डिग्री है, बिकॉज जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, इसलिए हमने कहा कि जो एंगल C है और एंगल A है, एंगल C और एंगल A इक्वल है 110 डिग्री के। अगर ये एंगल 110 है तो हम एंगल X कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। अब हमें पता है जो ये एक ट्राइंगल है,
एक ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल को अगर हम सम करेंगे ना तो वो 180 डिग्री होगा। टोटल एंगल अगर 180 डिग्री है, ये वाला एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 में से 30 डिग्री एंड 110 माइनस हो जाएगा तो एंगल एक्स आ जाएगा। एंगल एक्स के लिए जो टोटल एंगल है ट्राइंगल में 180 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री एंड माइनस 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स की वैल्यू 40 डिग्री आएगी। तो ये एंगल कितना होगा? 40 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसमें एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोम्बस को। रोम्बस में हम एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें पैरेलल लाइंस कितनी होती हैं, इक्वल लाइंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Figure EFGH is a rhombus. EFGNH is a rhombus. A rhombus has four sides of equal length. जैसे स्क्वायर के केस में होते हैं ना, ऑल साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी ऐसे ही है। स्क्वायर में ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसमें ये लाइन टेढ़ी है। EF इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। EFFGGHHE, EFFGGHHE ये सब साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। EF एंड HG आर पैरेलल टू ईच अदर। EF और HG ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पे एरोज से भी शो किया हुआ है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। यहाँ पे 2 एरोज बने हुए ना। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जिसको हम एक्सटेंड करें, इन दो लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करें तो कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। EF and HG are parallel to each other. EF and HG are parallel to each other and EH and FG are parallel to each other. EH and FG ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। The opposite sides are parallel to each other. A rhombus has 2 pair of parallel sides. 2 pairs कैसे होंगे? ये दोनों लाइंस में पैरेलल हैं, ये 1 पेयर होगा। ये दोनों लाइंस में पैरेलल है तो ये 2 पेयर्स, 1 और 1, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। जैसे कि पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट एंगल्स थे वो इक्वल थे, रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल W एंड एंगल W एंड एंगल Y दोनों ऑपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे एंड एंगल X और एंगल Z भी इक्वल होंगे। जितना एंगल X होगा उतना ही एंगल Z होगा। The opposite angles of a rhombus are equal. Angle W equal angle Y के and angle X equal angle Z के. The sum of each pair of angles between a pair of parallel side of a rhombus is equal to 180 degree. इन्होंने कहा कि the sum of each pairs of angles between a pair of parallel sides, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स में ये जो एंगल्स आ रहे हैं जब हम इनको सम करते हैं तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें जो एंगल बन रहे हैं जब उनको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और वैसे भी जो स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं जब उनको सम करते हैं तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल W प्लस एंगल Z, एंगल W और एंगल Z ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, जब इनको सम करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X और एंगल Y इन दोनों को ऐड करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ऐड करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी सिमिलर ही है लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इन अ रोम्बस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सबकी साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, W एंगल इक्वल है Y के, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है एंड एंगल X एंड एंगल Z इक्वल है। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो पैरेलल साइड्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं जब उनको ऐड करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। फाइंड द अननोन मार्क एंगल्स इन द रोम्बस। रोम्बस हमें गिवन है और हमने अननोन एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। ये एंगल A कैलकुलेट करना है और एंगल B कैलकुलेट करना है। एंगल A तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना एंगल 70 डिग्री है उतना ही एंगल A होगा। एंगल A इक्वल होगा 70 डिग्री। और किस रीज़न की बेस पे हम कह रहे हैं कि एंगल A 70 डिग्री है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अब एंगल B कैलकुलेट करना है तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दो का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो 180 टोटल अगर 180 है, 180 में से 70 डिग्री माइनस हो जाएगा। 180 में 70 डिग्री माइनस होगा तो एंगल B आ जाएगा इक्वल टू 110 डिग्री।
फिगर क्वेश्चन नंबर 7, फिगर EFGH इज अ रोम्बस, फाइंड एंगल y। हमें एक रोम्बस शेप गिवन है और हमने एंगल y हमने कैलकुलेट करना है। ओके हमें ये फिगर गिवन है और इसमें हमने एंगल y कैलकुलेट करना है। तो हम देखें तो एंगल HFG इक्वल है एंगल GHF इक्वल है 25 डिग्री के। HF और G, ये वाली ट्राइंगल अगर हम देखें तो इसमें दरम्यान में F आ रहा है, तो एंगल F और GHF में देखें तो एंगल F, दरम्यान में एंगल F आ रहा है और इसमें भी दरम्यान में एंगल H आ रहा है। तो एंगल F और एंगल H इक्वल है 25 डिग्री के। तो ये कैसे होंगे, ये 25 डिग्री के कैसे होंगे? ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये 25 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा ये भी 25 डिग्री होगा। H एंगल भी 25 और F एंगल भी 25। हमने एंगल Y कैलकुलेट करना है। एंगल Y कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि पहले एंगल G कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरी ट्राइंगल है GHNF। इस ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है ट्राइंगल में वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर इसमें जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री है और हमने एंगल G कैलकुलेट करना है, तो टोटल एंगल में से 25 भी माइनस होगा और ये 25 भी माइनस होगा तो हमारे पास एंगल G आ जाएगा। ट्राइंगल FGH में FG और H, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हम इसमें अगर दरम्यान में मैंने G लिखा है इसका मतलब है कि मैं एंगल G कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इस ट्राइंगल में जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 25 डिग्री और इस एंगल को भी माइनस कर दूँ निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 25 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इन दोनों को माइनस करें पे जो आंसर आएगा उसको 25 से माइनस करें तो 130 डिग्री आएगा। तो एंगल Y, ये जो अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल Y होगा वो भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि रोम्बस में जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल Y इक्वल है एंगल FGH के, इक्वल है 130 डिग्री। जितना एंगल Y है उतना ही एंगल G है। दरम्यान में मैंने G लिखा हुआ, इसका मतलब एंगल Y और एंगल G इक्वल है 130 डिग्री के। और किस बेस पे मैं कह रही हूँ कि एंगल Y और एंगल G इक्वल है 130 डिग्री के? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। और हमें फिगर गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड एंगल CED। अब CED दिया हुआ है लेकिन इसके दरम्यान में E लिखा हुआ है, तो E एंगल हमने कैलकुलेट करना है। E एंगल, इतना सा जो एंगल है वो हमने कैलकुलेट करना है। ओके स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें तो एंगल DCB इक्वल है एंगल DAB के। DCB ये हमारे पास C एंगल है। ओके DCB इसमें दरम्यान में C आ रहा है, तो जो एंगल C है वो इक्वल है एंगल A के। एंगल A, ये एंगल A है और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो एंगल A अगर 100 है तो ये एंगल C जो फुल एंगल होगा वो भी कितना होगा, वो भी 100 डिग्री होगा। ये फुल एंगल कितना होगा, 100 डिग्री। ये AC एंगल अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अगर हमें इतना एंगल गिवन है 60 डिग्री, हम कह देते हैं कि एंगल C और एंगल A अगर 100 है तो ये जो एंगल C फुल एंगल है वो भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अब मैं एंगल DCE की बात करूं, एंगल DCE इक्वल है, इसमें C दरमियान में तो एंगल C कैलकुलेट कर रही हूँ। DCE में अगर हम देखें तो C का सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा है, तो ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? DCE ट्राइंगल की बेस पे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर टोटल एंगल 100 है तो 100 में से 60 डिग्री माइनस होगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा।
100 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। दरमियान में सी है तो एंगल सी, ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। अब हम देखिए तो एंगल ई डी सी इक्वल है एंगल ए बी सी के। ई डी सी एंगल डी और एंगल बी इक्वल है। अब अगर मैंने एंगल ई डी सी, ई डी और सी, ये हमें ट्राइंगल गिवन है, उसमें दरम्यान में डी लिखा हुआ है, तो अगर हम मैंने एंगल डी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मुझे एंगल सी पता है कि टोटल एंगल 100 है तो मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकती हूँ, डी वाला, क्योंकि टोटल एंगल अगर इन दोनों का सम करके 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस होगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो एंगल डी आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये एंगल डी दरमियान में है तो ये एंगल डी आ जाएगा जो 80 डिग्री है। एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, इसमें भी बी दरमियान में है तो एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, और जितना एंगल डी होगा उतना ही एंगल बी होगा। कैसे होगा, क्योंकि रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया, लेकिन हमने जो एंगल कैलकुलेट करना था वो ई कैलकुलेट करना था, इतना सा एंगल हमने कैलकुलेट करना था। तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल सी ई डी। हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, सी ई और डी, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, एंगल सी ई और डी। और मैंने ई एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो मैंने एंगल ई को, जो ई अल्फ़ाबेट है उसको मैंने दरमियान में रखा है। तो अगर मैंने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ई एंगल कैलकुलेट करना है, तो ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया था इसका, 40 डिग्री। डी सी ई के अकॉर्डिंग देखें, ये डी सी और ये इतना सा जो एंगल था वो कितना आया था, 40 डिग्री आया था। तो अगर मैंने एंगल ई कैलकुलेट करना है तो टोटल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल, इतना जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। टोटल ट्राइंगल में एंगल 180 होता है, 180 में 80 डिग्री भी माइनस होगा और 40 डिग्री भी माइनस होगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल ई दरमियान में, तो एंगल ई कितना आएगा, 60 डिग्री।